ओके सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हमारा लेक्चर 20 है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में। और लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल पढ़ा था। सीएमएम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस को इवेलुएट करता है कि वो किस लेवल पे हैं, उनकी मैच्योरिटी किस लेवल पे है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, हर लेवल के कुछ की केपीएस थे। और ऑर्गेनाइजेशन अगर उस लेवल मैच्योरिटी लेवल को अचीव करना चाहे तो उन केपीएस को वो फुलफिल करना पड़ता है उसको। तो उसमें बहुत सारे केपीएस जो थे वो रिलेटेड थे मैनेजमेंट से या मेंटेनेंस की एक्टिविटी से। तो हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या चीज़ है आज, और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सो ये ओवरऑल भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अम्ब्रेला के अंडर एक टॉपिक है। और दूसरी जो बात है कि क्वालिटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और सीएमएम से भी रिलेटेड है और ओवरऑल एसटीएलसी से और सॉफ्टवेयर कास्ट से भी रिलेटेड है कि बहुत ज़्यादा जो हमारी कास्ट है वो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की कास्ट है। सो आज हम ये देखेंगे कि इसकी नेसेसिटी क्या है, मेंटेनेंस की कितनी टाइप्स हैं और क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड हैं मेंटेनेंस के साथ। और सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग एक टॉपिक है, वो क्या चीज़ होती है और वो कैसे मेंटेनेंस के साथ उसका क्या रिलेशन है। लेगेसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनके मेंटेनेंस के इश्यूज क्या हैं। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटेनेंस जो है वो स्लाइड में देखें तो बहुत सारी चीज़ों का नाम है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। उसमें टेस्टिंग भी इन्वॉल्व है, उसमें करेक्शन भी है, उसमें बग्स डिटेक्शन भी है, बग फिक्सिंग भी है, प्रिवेंशन भी है। ठीक है, मीन्स के बहुत सारे टर्म्स, एडाप्टिवनेस भी हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस से रिलेटेड हैं। और इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कि आप कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर जब करते हैं उसके बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन मेंटेनेंस की मॉडिफिकेशन कहलाती है या मेंटेनेंस कहलाती है। और ज़ाहिरी बात है कि वो मॉडिफिकेशन जो होगी वो उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए होगी, चाहे वो सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन हो या चाहे वो सॉफ्टवेयर से कोई एरर या डिफेक्ट को रिमूव करना हो या सॉफ्टवेयर का कोई प्लेटफॉर्म चेंज करना हो, whatever is the case, but the purpose of this modification is basically improving the software system. So main purpose of software maintenance is to modify and update software application and after delivery to correct faults and improve performance. तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये बेसिकली या तो फॉल्ट्स की करेक्शन है या परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, मेंटेनेंस की जो कास्ट है
हमारे पास एक डेवलपमेंट कास्ट होती है और एक मेंटेनेंस कास्ट होती है। सो द कास्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो यूजुअली 2 times to 100 times as much as न्यू डेवलपमेंट कास्ट। जो हमारे पास मेंटेनेंस कास्ट है, ये क्या है कि ये डेवलपमेंट कास्ट से बहुत ज़्यादा है। 2 to 100 टाइम्स, इट्स टू मच, मीन्स कि ऑलमोस्ट डबल से स्टार्ट होती है और 100 टाइम्स तक भी बढ़ती है। यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स का ग्राफ गिवन है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो इसमें हम देखते हैं कि सिस्टम 1 में ये 3-4 टाइम नज़र आ रही है और सिस्टम 2 में 2-3 टाइम्स नज़र आ रही है। तो कम से कम ये मेंटेनेंस कास्ट जो है ये डेवलपमेंट कास्ट से डबल है, डबल से बेसिकली स्टार्ट होती है। और हम यूजुअली सॉफ्टवेयर की कास्ट जो समझते हैं वो डेवलपमेंट कास्ट समझते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। सॉफ्टवेयर की जो ज़्यादा कास्ट है वो मेंटेनेंस की कास्ट उसकी है। डेवलपमेंट कास्ट मेंटेनेंस कास्ट के मुकाबले में बहुत कम होती है। और फिर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 67% ऑफ द कास्ट जो है दैट इज मेंटेनेंस कास्ट। द एवरेज SDLC की जो कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं कि 67% तो प्रोजेक्ट की जो कास्ट होती है वो मेंटेनेंस कास्ट होती है। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की जो कास्ट है वो ओवरऑल प्रोजेक्ट की 3% है, डिज़ाइनिंग की 8% है, इम्प्लीमेंटेशन की 7% है, टेस्टिंग की 15% है और फिर मेंटेनेंस की 67% है। तो अगर मेंटेनेंस के साथ आप टेस्टिंग भी शामिल करें जो कि एक तरह की मेंटेनेंस ही है, तो ये तो कुछ 82% तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कास्ट जो है वो पहुंच जाएगी मेंटेनेंस कास्ट तक। और हम चूँकि ये समझ रहे हैं कि बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन कास्ट या कोडिंग कास्ट इज द मेन कास्ट, तो हमें फैक्ट्स क्या बता रहे हैं, जो डेटा एनालिसिस है वो क्या बता रहा है कि वो तो 7% है जस्ट। ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कास्ट है उसमें इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग की जो कास्ट है दैट इज़ ओनली 7%। इवन डिज़ाइनिंग की कास्ट भी इससे ज़्यादा है। हमारी जनरल मिथ जो है वो सही नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन कास्ट इज़ द मोस्ट कास्ट। बाकी जो है रियल प्रोजेक्ट्स में हमारे पास टेस्टिंग और मेंटेनेंस की कास्ट ज़्यादा है। टाइप्स ऑफ जो मेंटेनेंस है सॉफ्टवेयर की, कौन कौन सी टाइप्स हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। एक को करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, दूसरे को एडाप्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, तीसरे को परफेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो टाइप्स 3 हैं, नेम्स में कुछ वेरिएशन हो सकती है, कोई उसको इन तीनों को डिफरेंट नाम भी दे सकता है, लेकिन वो बिलोंग यही तीनों चीज़ें ही होती हैं। कोई भी वेरिएशन वेरिएबल नाम आप दें लेकिन वो यही मीनिंग ही रखती हैं, इसी 3 कैटेगरी से ही बिलोंग करती हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? करेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज नेसेसरी टू रेक्टिफाई द बग्स एसोसिएटेड ऑब्जर्व्ड व्हाइल द सिस्टम इज इन यूज। करेक्शन करना में सॉफ्टवेयर में
जो बग्स आए जब से आपका सिस्टम यूज़ में हो, तो जब बग्स आए उनको रिमूव करना, ठीक है, उनको करेक्ट करना, ये करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाती है। इस तरह सेकंड हमारे पास एडाप्टिव है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट माइट नीड मेंटेनेंस व्हेन द कस्टमर्स नीड द प्रोडक्ट टू रन a new platform on new operating system, or when they need the product to interface with new hardware or software. एडाप्टिव मेंटेनेंस किसे कहते हैं? ये वो मेंटेनेंस है जब आपने अपने सॉफ्टवेयर को किसी न्यू प्लेटफॉर्म पे या न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पे या न्यू हार्डवेयर या किसी न्यू इंटरफेस पे के साथ उस पर एग्जीक्यूट करना हो, तो फंक्शनैलिटी बेसिकली सेम रहेगी। जस्ट आपने एडाप्शन होगी, आपने कन्वर्जन करनी होगी उस न्यू प्लेटफॉर्म के मुताबिक सॉफ्टवेयर की। तो ये एडाप्टिव मेंटेनेंस है। थर्ड वन इज़ परफेक्टिव के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीड्स मेंटेनेंस टू सपोर्ट द न्यू फीचर्स that user wants it to support, to change different functionalities of the system according to customer demands, and to enhance the performance of the system. तो परफेक्टिव है या इसको एनहेंसिव भी कह सकते हैं। ये वो मेंटेनेंस है जिसमें आप सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, ठीक है, इसको इम्प्रूव करते हैं, उसमें एनहेंसमेंट लाते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। तो ये कहलाती हैं परफेक्टिव, और एनहेंसिव भी इसको कह सकते हैं। तो न्यू फीचर्स को सपोर्ट करना, ठीक है, या फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना, चेंज करना अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड्स, और या परफॉर्मेंस को एनहेंस करना, ये सारी बातें परफेक्टिव मेंटेनेंस में आ जाती हैं। अच्छा, मेंटेनेंस के साथ प्रॉब्लम्स कुछ हैं, और क्या प्रॉब्लम्स हैं? इन जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं मेंटेनेंस के साथ, जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह मेंटेनेंस को ट्रीट करती है, वो क्या ऑब्जर्व की गई है कि मेंटेनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कि पहली बात तो ये है कि इसको बेसिकली एक नेग्लेक्टेड एरिया है, इसको ज़्यादा फोकस, जितनी ज़्यादा इसकी कास्ट है उतनी वैल्यू इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती। और मेंटेनेंस वर्क इज़ मोस्टली कैरीड आउट यूजिंग एड हॉक टेक्निक्स। इसका मेंटेनेंस का काम जो किया जाता है वो एड हॉक टेक्निक्स की बेस पे किया जाता है, मीन्स ऑन द फ्लाई। कोई सिस्टमेटिक अप्रोच इसके लिए एडॉप्ट नहीं की जाती, बल्कि जिस वक्त कोई प्रॉब्लम आता है उसी वक्त उसको देखा जाता है। और इसी को ही दूसरी वर्डिंग में इस तरह कह सकते हैं कि मेंटेनेंस इज़ मोस्टली कैरीड आउट एज फायर फाइटिंग ऑपरेशंस rather than through systematic and planned activities। आप इसको कैसे ये परफॉर्म की जाती है? फायर फाइटिंग ऑपरेशन की तरह, ठीक है, कोई सिस्टमेटिक या प्लान एक्टिविटी एडॉप्ट नहीं की जाती। एक और मसला जो मेंटेनेंस के साथ है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफन डोंट एम्प्लॉय ब्राइट इंजीनियर्स टू कैरी आउट मेंटेनेंस वर्क। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ब्राइट इंजीनियर्स को एम्प्लॉय नहीं करती मेंटेनेंस के काम के लिए। मीन्स ब्राइट इंजीनियर्स वो कहाँ पे एम्प्लॉय करती हैं? वो डेवलपमेंट फेज पे अप्लाई करती हैं, और जो लो प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मेंटेनेंस
का काम हैंड ओवर किया जाता है। Then during maintenance it is necessary to thoroughly understand someone else's work and then carry out the required modification and extension. मेंटेनेंस के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी और के काम को थारोली अंडरस्टैंड करें। इसके लिए ये प्रेरिक्विजिट है। एंड देन कैरी आउट द रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस एंड एक्सटेंशन। और किसी और के काम को समझने के बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन या एक्सटेंशन को कैरी आउट करें। तो ये भी बेसिकली एक मुश्किल काम होता है कि आप किसी और के काम को थॉरोली समझें और उसमें मॉडिफिकेशन अप्लाई करें। इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इस वजह से भी ये काम डिफ़िकल्ट होता है। और एक और प्रॉब्लम जो अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस वर्क इज़ दैट the majority of the software product needing maintenance are legacy system. Okay, जो मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो मेंटेनेंस जिनको चाहिए होता है वो लेजेसी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके पुराने आउटडेटेड सिस्टम्स होते हैं। तो उस वजह से मेंटेनेंस का काम जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो मेंटेनेंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, हमने पहला देखा कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या है, फिर हमने 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस देखी और जो प्रॉब्लम या डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड थे वो हमने देखे। नाउ वी विल लुक एट व्हाट इज सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग is the process of recovering the design and the requirement specification from a product from analysis of its code. सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ है कि आपके पास सॉफ्टवेयर का कोड अवेलेबल होता है, किसी सॉफ्टवेयर का कोई लेगेसी सॉफ्टवेयर होगा, उस कोड की आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उससे रिकवर करेंगे डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मीन्स के ऐसे सॉफ्टवेयर जिन में आपके पास सिर्फ कोड अवेलेबल होता है और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं होती, तो आप पहला काम क्या करते हैं कि उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं और उस रिवर्स इंजीनियरिंग से आप उस सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन या कोड को एक तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। The purpose of reverse engineering is to facilitate maintenance work by improving the understandability of a system and to produce the necessary document for a legacy system. पर्पस क्या होता है कि हम ये जो डॉक्यूमेंट रिप्रोड्यूस करते हैं कि हम मेंटेनेंस के वर्क को फैसिलिटेट करें, क्योंकि मेंटेनेंस को फैसिलिटेट करने के लिए हमें सिस्टम की अंडरस्टैंडेबिलिटी की ज़रूरत होती है और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट किसी लेगेसी सिस्टम के साथ होते हैं उनकी हमें ज़रूरत होती है। इसलिए चूँकि वो हमारे पास होते नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ कोड होता है, लिहाजा और कोड से किसी सिस्टम को समझना एक टफ जॉब होती है। लिहाजा पहले हमें क्या करना पड़ता है कि उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करके हम उससे रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जनरेट करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट सिंस legacy software products lack proper documentation and are highly unstructured. रिवर्स इंजीनियरिंग की ज़रूरत ज़्यादा है इसलिए कि लेगेसी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं
वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को लैक करते हैं और वो हाईली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। इवन वेल डिजाइन प्रोडक्ट्स बिकम लेगेसी सॉफ्टवेयर एज देयर स्ट्रक्चर डिग्रेड्स थ्रू ए सीरीज ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट। और ऐसे भी होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर वेल डिज़ाइन भी हो लेकिन वो लेगेसी सॉफ्टवेयर बन जाते हैं क्योंकि उस पर एक सीरीज़ ऑफ मेंटेनेंस एफर्ट्स जब अप्लाई होती हैं तो उनका स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाता है और जो उनकी इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती हैं उनमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुकी होती हैं, लिहाजा वो फिर उसको उस तरह यूज़ करने के काबिल नहीं रहती। लिहाजा वेल डिज़ाइन प्रोडक्ट्स भी कुछ अर्से बाद लेगेसी सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का हमारे पास प्रोसेस क्या है कि process model for reverse engineering, okay, we have code and from code we generate module specification, and from module specification we generate design, and from design we generate requirement specification। ये इस फिगर 14.1 में ये 4 स्टेप प्रोसेस शो किया है कि आपके पास इनिशियली जस्ट कोड होता है, ठीक है, और कोड से आपने टारगेट आपका क्या होता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तक पहुंचना। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तक आप कैसे पहुंचते हैं कि पहले मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन उसे जनरेट करते हैं, देन डिज़ाइन, एंड देन डिज़ाइन से फिर अल्टीमेटली कोड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन आप जनरेट करते हैं। तो ये प्रोसेस मॉडल है रिवर्स इंजीनियरिंग का। और जो चेंजेस हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, जो टास्क आपने परफॉर्म करने होते हैं कि चूँकि बात कोडिंग से स्टार्ट होती है, लिहाजा कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आप कोड पे अप्लाई करते हैं ताकि आप उसकी रीडेबिलिटी, स्ट्रक्चर या अंडरस्टैंडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग यूजुअली फोकसेस ऑन carrying out cosmetic changes to code to improve its readability, structure and understandability without changing its functionality। कोड के फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं करना, जस्ट हम कॉस्मेटिक चेंज उस पर अप्लाई करते हैं ताकि कोड की रीडेबिलिटी, स्ट्रक्चर और अंडरस्टैंडेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। और वो कॉस्मेटिक चेंजेस क्या होती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीफॉर्मेट करते हैं प्रोग्राम को, देन असाइन करते हैं मीनिंगफुल नेम्स को, देन सिंप्लीफाई करते हैं कंडीशंस को, रिमूव करते हैं गो टू स्टेटमेंट्स इफ़ एनी इन द कोड में कोई गो टू स्टेटमेंट्स हों, और फाइनली आप सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसेसिंग को। तो कोड पे ये चेंजेस आप अप्लाई करते हैं, लेकिन इन चेंजेस को कॉस्मेटिक चेंजेस कहा जाता है कि मीन्स ऐसी चेंजेस जो मेन जो फंक्शनलिटीज़ है उसको चेंज ना करें और बाकी ये छोटी मोटी चीज़ों को मॉडिफाई करें ताकि उससे कोड की रीडेबिलिटी, उसका स्ट्रक्चर या उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये पहला स्टेप आप परफॉर्म करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। देन हमारे पास लेगेसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो हैं उनके प्रॉब्लम्स या फैक्टर्स क्या हैं जिस पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी डिपेंड करती हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग लेगेसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होती है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ प्रूडेंट टू डिफाइन ए लेगेसी सिस्टम एज एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज़ हार्ड टू मेंटेन। कि लेगेसी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जो कि
उसमें क्या बात होती है कि हार्ड टू मेंटेन होता है। Typical problems associated with legacy systems are poor documentation, unstructured code, spaghetti code, or ugly control structure, and lack of personal knowledge in the product. Many of the legacy systems were developed long time back, but it is possible that a recently developed system having poor design and documentation can be considered to be a legacy system. कि लेगेसी सिस्टम जो हैं जिनके उनके साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड होता है वो ये होता है कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन पुअर होती है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है, मीन्स स्पैगेटी कोड होता है या अगली कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके बारे में लेक ऑफ पर्सनल नॉलेज होता है कि चूँकि वो पुराने सिस्टम होते हैं, वो सिस्टम जिन लोगों ने बनाए होते हैं वो भी समटाइम्स अवेलेबल नहीं होते, लिहाजा पर्सनल नॉलेज जो है वो लेक करता है। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेगेसी सिस्टम आर डेवलप्ड लॉन्ग टाइम बैक, और ये भी हो सकता है बट इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि कोई रिसेंटली डेवलप सिस्टम हो लेकिन उसका भी अगर पूर डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन हो तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है कोई लेगेसी सिस्टम, एज ए लेगेसी सिस्टम वो भी कंसिडर किया जा सकता है। फैक्टर्स जिन पे सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी डिपेंड करती है, activities involved in a software maintenance project are not unique and depends on several factors कि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जो एक्टिविटी है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि द एक्सटेंट ऑफ मॉडिफिकेशन टू द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, कितनी मॉडिफिकेशन किसी प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड है, resources available to the maintenance team, मेंटेनेंस टीम को क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, द कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हाउ स्ट्रक्चर इट इज़, हाउ वेल डॉक्यूमेंटेड इट इज़, कोई जो एग्जिस्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कितना, उसकी कंडीशन क्या है, और प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड रिस्क, प्रोजेक्ट के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। When the changes needed to a software product are minor and straightforward, the code can directly be modified and the changes appropriately reflected in all. कि जब माइनर चेंजेस हों या स्ट्रेट फॉरवर्ड चेंजेस हों तो मीन्स उसके लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं होती, हम कोड को डायरेक्टली भी मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंजेस को अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन ऑल कोड। जबकि अगर ये सिचुएशन ना हो तो फिर हमें कुछ सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, पहले कोड से वो डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने पड़ेंगे और उसके बाद मेंटेनेंस की एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो प्रोसेस मॉडल है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के, वो दो हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं। ये पहला स्लाइड 18 पे फिगर 14.3 पे गिवन है कि हम गैदर करें मेंटेनेंस का जो प्रोसेस मॉडल है, वो पहला ये है कि हम गैदर करें चेंज रिक्वायरमेंट्स को, क्या क्या हमने चेंज करना है,
देन वी एनालाइज चेंज रिक्वायरमेंट। थर्ड, हम डिज़ाइन करें कोड चेंज स्ट्रेटजी को। और फोर्थ, हम अप्लाई करें कोड चेंज स्ट्रेटजी टू द ओल्ड कोड। सो कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अपडेट हो जाएंगी और हम इंटीग्रेट और टेस्ट करें उसके बाद। तो ये एक फॉरवर्ड रेडीनेस प्रोसेस है कि हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स को लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर कोड चेंज स्ट्रेटजीज बनाते हैं और अप्लाई करते हैं कोड चेंज स्ट्रेटजीज। और साथ में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाती हैं और कुछ हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं। जो हमारे पास मेंटेनेंस प्रोसेस मॉडल 2 है वो ये है कि हम पहले रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। पिछले प्रोसेस मॉडल में हमने एक फॉरवर्ड इंजीनियरिंग अप्लाई की थी, वहाँ पे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं थी। कि ये है कोड के बाद हमारे पास मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन आ जाती है। मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन से डिज़ाइन और डिज़ाइन से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये लेफ्ट बॉक्स में हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग का ही प्रोसेस है। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमारे पास आई तो इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और हम इसमें अब देखेंगे कि चेंज रिक्वायरमेंट्स हमारे पास क्या हैं। तो चेंज रिक्वायरमेंट्स इस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे अप्लाई करेंगे और फिर आगे उससे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन और कोड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई होती है एंड देन वी अप्लाई फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। This is the second maintenance process model. Now empirical study हमें इंडिकेट करते हैं कि प्रोसेस मॉडल 1 प्रेफरेबल होता है जब अमाउंट ऑफ रीवर्क इज़ नो मोर देन 15%। मीन अगर आपके पास कम चेंज हो तो फिर आपका प्रोसेस मॉडल 1 प्रेफरेबल है। और अदर भी इसके अलावा भी फैक्टर हैं कि प्रोसेस मॉडल 1 हम क्यों प्रेफर करें कि री इंजीनियरिंग माइट बी प्रेफरेबल फॉर प्रोडक्ट विद एक्सेप्टेबल हाई फेलियर रेट। और री इंजीनियरिंग आप उन प्रोडक्ट के लिए करें मींस कि जिसका हाई फेलियर रेट हो। और ये आल्सो प्रेफरेबल है फॉर लेगेसी प्रोडक्ट्स हैविंग पुअर डिज़ाइन एंड कोड स्ट्रक्चर। और उनके लिए मींस कि अगर ये तीनों बातें हैं तो फिर प्रोसेस मॉडल 2 पे जाएंगे कि अगर आपका रिवर्क भी बहुत ज़्यादा है और हाई फेलियर रेट भी है और पुअर डिज़ाइन भी है, अदरवाइज हम प्रोसेस मॉडल 1 पे रहेंगे। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे स्लाइड 21 पे ग्राफ फिगर 14.5 के परसेंटेज ऑफ रीवर्क हम देख रहे हैं कि जब ऑलमोस्ट 25-27% तक हो तो कास्ट जो है वो प्रोसेस मॉडल 2 की ज़्यादा है और प्रोसेस मॉडल 1 की कास्ट कम है। लेकिन जो ही ये रिवर्क 25-27 से ऊपर जाता है तो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस 1 है उसकी कास्ट बढ़ जाती है और प्रोसेस मॉडल 2 की कास्ट मीन्स ये लीनियरली बढ़ रही होती है। तो उस केस में प्रोसेस मॉडल 2 हमारे लिए बेस्ट होता है। एस्टिमेशन है मेंटेनेंस कास्ट की बोएम ने प्रपोज्ड की है अपने कोको कास्ट एस्टिमेशन मॉडल में कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इज मेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड एनुअल चेंज ट्रैफिक। कि उसने एक एनुअल चेंज ट्रैफिक कैलकुलेट किया है जिसको एक्ट कहते हैं। और एक्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट सोर्स इंस्ट्रक्शन which undergo change during a typical year either through addition or deletion. Act is equal to kiloline of C added, kiloline of C deleted and kiloline of C total। जितने KLOC ऐड हुए हैं जो डिलीट हुए हैं एक साल में
को डिवाइड किया है सम से, उसके सम से, टोटल KLOC से। सो उससे आपके पास मेंटेनेंस का आपके पास एनुअल चेंज ट्रैफिक आ जाता है, एक्ट आ जाता है। और एक्ट जो है उसको फिर आप डेवलपमेंट कास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे आपके पास मेंटेनेंस कास्ट आ जाती है। ये मेंटेनेंस कास्ट की एस्टिमेशन है। ओके जी, ये था सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में आज का हमारा लेक्चर। आपको एक असाइनमेंट भी यहाँ पे गिवन है, इसको भी आप फिर 2 वीक्स में करें कि आपने वर्जनिंग सिस्टम को स्टडी करना है और एक मिनी SVN बनाना है। उसके लिए आप पहले क्या करें, वर्किंग ऑफ SVN एक टूल है, सबवर्जन एक वर्जनिंग टूल है, उसकी वर्किंग चेक करें और फिर अल्टीमेटली उस तरह का एक मिनी सिस्टम आपने बनाना है। तो ये फिर हम देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।